नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नतीजे बसपा की उम्मीद के विपरीत आए, ये कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का। जाहिर है कि मायावती जी ने इस बार भी बसपा की जीत के बड़े दावे किए थे, हालांकि उनके दावों का आधार समझ से परे है। पूरे चुनाव में मायावती लगभग गायब ही रहीं। उन्हें शायद ये विश्वास था कि उनके कोर वोटर्स यानी दलित जाटव उनका हर हाल में साथ देंगे ही। इसके अलावा इस बार उनके सिपह सालार सतीश चंद्र मिश्र ने ब्राह्मणों को साधने का जो काम शुरू किया था, उससे बहन जी को उम्मीद थी कि राजपूत समुदाय से आने वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाराज ब्राह्मण भी बसपा के साथ आ जाएंगे। लेकिन जब नतीजे सामने आए दोस्तों, तो बीएसपी अपना दल और रालोद और सुभासपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे दलों से भी पिछड़ी हुई दिखी। इस बार बसपा को मात्र एक सीट पर जीत मिली है, जिससे अब बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल उठ रहे हैं। कायदे से ये वक्त मायावती के लिए गहन चिंतन का होना चाहिए कि आखिर बसपा इस कदर सिमट कैसे गई। लेकिन बहन जी अब भी दूसरों पर हार का ठीकरा फोड़ रही हैं। मायावती के अनुसार मुस्लिम समाज ने उत्तर प्रदेश में बसपा से ज्यादा समाजवादी पार्टी पर भरोसा करके बड़ी भारी भूल की है। मायावती का यह भी कहना है कि अगर मुस्लिम समाज का वोट दलित समाज के वोट के साथ मिल जाता तो जिस तरह से बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी को धराशायी किया था, वैसे ही परिणाम यूपी में भी दोहराए जा सकते थे। बहन जी के हार का दर्द समझ में आता है दोस्तों, लेकिन ये बात समझ से परे है कि आखिर वो किस राजनीतिक मजबूरी में अब भी हालात का सही विश्लेषण नहीं कर पा रही हैं। मायावती की रणनीति अब भी बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी विरोधी नजर आती है। मायावती पिछले 10 सालों से सत्ता में नहीं है, लेकिन उनकी राजनीति सशक्त विपक्ष की भी नहीं लगती है, बल्कि कई बार उन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता रहा है। क्योंकि देश में कई ज्वलंत मुद्दों पर मायावती चुप्पी साध कर बैठ जाती हैं और जब भी विरोध किया तो बीजेपी की विरोधी पार्टियों यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ही विरोध किया। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का दांव भी मायावती ने खेला, लेकिन जब परिणाम नहीं मिले या कहें तो जितना चाहती थी उतना नहीं मिला, तो दूरी बनाने में देर नहीं की। याद कीजिए 2019 का चुनाव, उनकी राजनीति में मौका परस्ती बार बार दिख रही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मुस्लिम मतदाता उन पर यानी मायावती पर भरोसा करता तो किस आधार पर करता। और सवाल यह भी है कि क्या यूपी की राजनीति अब इतनी सरल रह गई है कि इसमें मुस्लिम, दलित, ओबीसी इन सब के समीकरण साध कर चुनाव जीता जा सकता है। दरअसल जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से देश में राजनीति के और चुनाव के कायदे बदलने लगे हैं। बीजेपी किसी भी चुनाव को जीतने के लिए ही उतरती है और साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करती है। ईवीएम पर जो इन दिनों बात हो रही है वो भी एक उसका उदाहरण है। ऐसे में मायावती केवल ये कहकर अपना बचाव नहीं कर सकती हैं कि मुस्लिमों ने उन्हें वोट नहीं दिया इसलिए हम हार गए। जो आज न्यूज पॉइंट में हम चर्चा करेंगे कि आखिर मायावती की पॉलिटिक्स क्या है दोस्तों, यही समझने की कोशिश करेंगे। अब तक मायावती दलितों की मसीहा थीं। चुनाव में मायावती ने ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की और हार के लिए मुस्लिमों का नाम ले रही हैं। क्या मायावती इन उलझी हुई बातों से बीजेपी की जीत को सही ठहराने की कोशिश कर रही हैं? ये तमाम बातें हैं जिन पर आज चर्चा हम लोग करेंगे, और चर्चा होनी भी चाहिए, लाजिमी इसलिए भी क्योंकि मायावती की चर्चा बार बार होती रही पूरे चुनाव। जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, उसमें भी खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती एक नहीं 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उस हिसाब से भी समझना जरूरी है कि मायावती की पॉलिटिक्स क्या है और आज की तारीख में वो किस पॉलिटिक्स की ओर जाना चाहती हैं। 11 तारीख को उनकी पहली प्रेस रिलीज आई, पहली प्रेस विज्ञप्ति आई, और 13 तारीख यानी कल दूसरी प्रेस रिलीज आई। पहली प्रेस रिलीज उत्तर प्रदेश को लेकर, दूसरी उत्तराखंड को लेकर, और दोनों जगह उन्होंने सीधा सीधा मुसलमानों के ऊपर ठीकरा फोड़ा है। लेकिन आप ब्राह्मणों की राजनीति तो पिछले 6 महीने से कर रही थी मायावती जी। आपने और सतीश चंद्र मिश्र ने मिलकर के ये कोशिश की कि एक सोशल इंजीनियरिंग कर लिया जाए, जिसमें ब्राह्मण समुदाय हमारे तरफ आ जाएंगे। मुसलमान तो हमारे पास है ही, आपकी पॉकेट में हैं, लेकिन मुसलमानों ने दिखा दिया कि वो आपकी जेब में नहीं है। न सिर्फ मुसलमानों ने, बल्कि दलितों का भी बहुत बड़ा तबका जो है वो इस बार आपसे शायद छिटक गया है। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे आज, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मायावती की पॉलिटिक्स क्या है।
तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में न्यूज पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है इस वक्त। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बुशरा खानम जी हैं। बुशरा जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपका स्वागत है हिंदुस्तानी जी। और हमारे साथ सीधे अयोध्या से जुड़े हुए हैं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश सिंह जी। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत। और साथ में स्वागत करता हूं हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी का और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमरिंदु उपाध्याय जी का। और साथ में आप तमाम साथी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। मायावती की पॉलिटिक्स क्या है, यही समझने की कोशिश इस बार ठीकरा फोड़ रही हैं मुसलमानों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर। सीधा सीधा कहना है मायावती का कि अगर मुसलमान सपा की ओर नहीं जाते और हमारी तरफ आ जाते तो हमारी सरकार बन जाती। 12.7% वोट बैंक के साथ अगर जुड़ जाता मुसलमानों का पूरा तबका, तो क्या, तो भी क्या मायावती जी की सरकार बन जाती। इसी सवाल के साथ आना चाहूंगा ओम प्रकाश सिंह जी आपके पास। क्या लगता है आपको, बहन जी की पॉलिटिक्स क्या है? जो पहले से कहा जा रहा था कि ये बी टीम है, क्या सचमुच वही है या कुछ और है, या इस वक्त अपने बचाव में ठीकरा किसी और के सिर पर फोड़ने की कोशिश है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी तक हम लोग चर्चा करते रहे हैं। अभी जब हम आज जिस समय चर्चा कर रहे हैं तब भी हम यही कहेंगे कि मायावती एक कद्दावर नेता हैं और उनकी बात होनी चाहिए। दलितों की राजनीति, वंचितों की राजनीति, अल्पसंख्यकों की राजनीति में मायावती का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए भी चर्चा होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप ओम प्रकाश जी? इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती जिस पृष्ठभूमि से आई थी और काशीराम जी जब उनको लाए थे और बाद की जो परिस्थितियां बनी, उसमें से एक मोमेंट जो काशीराम ने खड़ा किया था, उसी की फसल जो है मायावती काट रही थी। और उन्होंने उस फसल को काटते काटते ऐसी काटी कि जो है मतदाता उनके साथ नहीं रह गया, उनका दलित समाज, और वो अर्थ की फसल काटने लगी और पैसे की खेती करने लगी, जो आज भी बदस्तूर जारी है। और उसको बचाने के लिए जो है वो इस चुनाव में, इसके पहले भी वो सत्ता के समक्ष जो है समर्पित दिखी है, जिसका खामियाजा जो है दलित समाज भी आज उठा रहा है। डॉक्टर लोहिया जब जातिवाद तोड़ो की बात करते थे तो वो कहते थे कि मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे पास डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग हैं जो इस मुहिम में साथ में हैं और इसके आने वाले दिनों में लाभ दिखाई पड़ेगा। मेरा अपना मानना है कि काशीराम जी ने जिस मूवमेंट को जहां से शुरू किया था, इस चुनाव में मायावती ने उसको वहीं पे पहुंचा दिया है। बस वही चंद 5 किलो राशन, चंद रुपए और राजनीतिक जो भूख पैदा की थी दलित समाज में काशीराम जी ने, उसको इन्होंने, मायावती ने पूरी तरीके से चुनाव में ध्वस्त होता दिखाई पड़ रहा है। मैं अपने गांव के बगल के गांव की चर्चा उदाहरण के तौर पर बताऊं कि वो मसीनिया गांव है, मसीनिया नाम है उस गांव का, और उसमें सारे के सारे दलित लोग रहते हैं और सबके 2 तल्ले मकान है। उन लोगों से जब हमने बात की कि अब की क्या रहा, हालांकि उन्होंने, उनका रुझान बहुजन भाजपा की तरफ नहीं गया, उनके बूथ पर जो वोट पड़े हैं वो बसपा को और समाजवादी पार्टी को पड़े, और कुछ जो है वो 2-3% जो है भारतीय जनता पार्टी को गया। लेकिन उसका कारण यह था कि उस पूरे गांव में जो है पढ़े लिखे दलित और पासी समाज के लोग हैं और सब नौकरी पेशा है और ठीक ठाक लोग हैं। तो उन लोगों ने कहा कि भैया हम लोग चाहते थे कि मायावती जी निकले चुनाव में, नहीं निकली, तो हम लोगों ने मौन समझा कि कहीं ना कहीं उनका इशारा है। फिर वो धीरे धीरे कुरेदने पर उन लोगों ने, बात कर रहा हूँ, यही बातें सामने आई कि अब वो मिशन जो है नहीं रह गया है बहुजन समाज पार्टी का। तो ये दुख है। तो विकल्प तलाश रहा है दलित समाज अपना, कि रह जाता है, ये गौरतलब है। फिलहाल इस चुनाव में, जो चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश विधानसभा का, उसमें निश्चित तौर से एक बड़ी आबादी, वो चाहे लाभार्थी वर्ग के रूप में आप ले लें या जिस भी कारण समझ लें, जो पैसा बांटा गया, जो चीजें हुई, जो लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई, तो उसका एक बड़ा तबका वो दिशा विहीनता के अभाव में और मायावती के जो जो चीजें रही हैं उसके मद्देनजर वो गया भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन एक हिस्सा जो पढ़ा लिखा तबका था, जिसको अपनी राजनीतिक भूख अभी लगती है कि नहीं, जो मिशन था काशीराम का और बाबा साहब अम्बेडकर का, जो लोग उस रास्ते पर हैं, तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ मुखातिब देखे। उन्हें लगा कि जो है अब इस पार्टी से अगर कोई मुकाबला कर पा रहा है, बहन जी ने सरेंडर कर दिया है, तो क्यों ना जो है अखिलेश के रास्ते इसको लड़ाई को लड़ा जाए। तो ये लड़ाई अभी जारी है। इस चुनाव में फिलहाल सत्ता भारतीय जनता पार्टी की आ गई है दलित के वोटों से, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दलित वोटों ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। जहां तक उनका ये आरोप मुसलमानों के ऊपर लगाना कि वो मेरे साथ होते हम सत्ता पा जाते, तो अब तो यही कहा जा सकता है कि नाच ना हो आंगन टेढ़ वाला मामला है। मुस्लिम जुड़ भी जाता पूरी की तरीके
तो भी वो सत्ता में नहीं आती। और ये तो केवल आरोप और अपने बचाव की है कि मतदाताओं के अपने जो उनके कैडर के लोग हैं उनको क्या जवाब देंगी। तो इसको बचाव के रूप में मैं देखता हूं मुसलमानों के ऊपर और समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाने को। लेकिन ये रहा कि पूरे चुनाव में जो है 1-2 दिन पहले जिस तरीके उनके जो संगठन के लोग हैं, जो कोऑर्डिनेटर होते हैं और तमाम तरीके के जो लोग होते हैं, उन लोगों ने एक दिन पहले चुनाव के मतदान के पहले जो है, मैं अयोध्या विधानसभा क्षेत्र की बात बताऊं, यहाँ पर जब अखिलेश की रोड शो हो रहा था तो जो इनके मोहल्ले थे बालदा के और जहां पे इनकी बस्तियां हैं, वहां पे लोग झंडे लेकर के और अखिलेश का स्वागत करने को आतुर थे। लेकिन एक दिन रात में ऐसा पलटा कि उन लोगों ने मूवमेंट क्या चलाया, उनके कोऑर्डिनेटर्स ने कौन सी बातें हुई कि मतदान के दिन वो जो है भाजपा के हमरा हो गए और उनके बूथों पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो मुझको ये लगता है कि ये ऊपर से भी संदेश डिलीवर होगा, चूंकि उनके तमाम बातें बताते नहीं हैं चीजें, लेकिन उनके मध्य जो उनके आसपास रहने वालों से जब मैंने बात की तो लगा कि कहीं ना कहीं से संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताओ और अखिलेश को रोको। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों आपको एक सूचना दे दूं, जो नीचे आप देख रहे हैं कमिंग अप सपा को हराने के लिए रची गई साजिश 7:30 से 8:30, इस पर हम कार्यक्रम करेंगे। अभी 6:30 से 7:30 1 घंटा पूरा मायावती की पॉलिटिक्स क्या है ये समझने की कोशिश। और मायावती ने जो भी कहा है, यानी मायावती का कहना है कि अगर मुसलमान हमारे साथ आ जाते तो हमारी सरकार बन जाती। एक बार बुशरा खानम जी आपके पास आना चाहूंगा, जमीनी हकीकत को नजदीक से देखकर आई हैं आप, और मायावती का यह कहना, सीधे मुसलमानों के ऊपर आरोप लगाना, पॉलिटिक्स ब्राह्मणों की के ऊपर, आखिर ये क्या कुछ कह रहा है, जरा आप समझाइए। जी, ये राजीव जी, ये हास्यास्पद है, मैं इसको इस तरह से कहूंगी, क्योंकि आप ये देखिए कि मायावती पूरे इलेक्शन में थी ही कहां। कितनी रैलियां मायावती ने की हैं, आप अगर उंगलियों पे गिनेंगे तो शायद 15 से 20 रैलियां मैक्सिमम उन्होंने की हैं। पहली बार उन्होंने पहली रैली जो है वो 2 फरवरी को की थी उन्होंने, यानी कि इलेक्शन वोटिंग से सिर्फ 8 दिन पहले पहली रैली जो है वो मायावती कर रही हैं। ग्राउंड पे जब लोगों से बात की तो लोगों ने कहा बहन जी तो इस बार नजर ही नहीं आ रही हैं। तो क्या ये माना जाए, मायावती ये मान रही है कि एक तरह से मुसलमान जो है या मुसलमान वोटर जो है वो उनकी जेब में रखे हुए हैं कि वो कुछ करेंगी नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी वो वोट उन्हें देंगी, क्योंकि उन्होंने एहसान कर दिया कि कैंडिडेट से पैसे लेकर उनको टिकट दे दिया। तो अब ऐसे में मुसलमानों की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि वो मायावती को वोट करें ही करें। मायावती जी ब्राह्मण जो ब्राह्मण समाज है उससे क्यों नहीं पूछती उन्होंने वोट क्यों नहीं किया, क्योंकि शुरुआत तो उन्होंने अयोध्या से की थी। शुरुआत तो उन्होंने हाथ में त्रिशूल लेकर अयोध्या से शुरुआत की थी, ब्राह्मण सम्मेलन करके, और ये कहा था कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है, जो काम है, वो और तेजी से शुरू किया जाएगा, ये मायावती ने कहा था। तो इस तरह से वो मुसलमानों की, पिछड़ों की सियासत कर रही हैं। मायावती जी ने जो उनका कोर वोट बैंक था जो उनसे छिटका और बड़ा हिस्सा बीजेपी में गया और कुछ हिस्सा छोटा मोटा और समाजवादी पार्टी में गया, उनको क्यों नहीं ब्लेम कर रही है, उनको क्यों नहीं कटघरे में खड़ा कर रही हैं? क्या सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठकर सियासत करके और वो वोट हासिल कर लेंगी मुसलमानों का? आप ये बताइए कि सीए एनआरसी प्रोटेस्ट हुआ, कहां थी मायावती? जब मुसलमानों पर जुल्म हो रहे थे कहां थी मायावती? जब युवाओं को जेल भेजा जा रहा था तब कहां थी मायावती? जब यूनिवर्सिटीज में जो छात्र हैं उन पर डंडे बरसाए जा रहे थे सिर्फ इसलिए कि वो आंदोलन कर रहे हैं, तब कहां थी मायावती? जब मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमान मारे जा रहे थे तब कहां थी मायावती? जब लगातार जो एक कम्युनल हेट पॉलिटिक्स है, जब उसमें खास तबके को टारगेट किया जा रहा था, तब कहां थी मायावती? ये मायावती जो है वो दरअसल एक आसान रास्ता चुन रही हैं, अपनी हार का ठीकरा मुसलमानों के ऊपर फोड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है और इस तरह से वो बच भी लेंगी और वो जिनको शायद खुश करना चाह रही हैं उनको वो खुश भी कर देंगी। तो एक तरह से इस पूरे इलेक्शन में आप ये देखें तो दरअसल मायावती इलेक्शन इस बार लड़ी ही नहीं, सिर्फ टिकट दे देने को, और 403 में से सिर्फ 1 सीट उन्होंने हासिल की है, वो भी ठाकुर एक कैंडिडेट, वो भी किसी दूसरी पार्टी से आया हुआ। तो क्या 403 में से अगर समाजवादी पार्टी को देखें तो लगभग 33 के करीब मुस्लिम कैंडिडेट जो है वो जीते हैं। तो अगर वो जीत भी जाते, अगर मायावती की पार्टी में होते तो भी क्या वो सरकार बनाने की स्थिति में थी?
तो ये एक तरह से अपनी नाकामी जो है उसका ठीकरा, जो वो इलेक्शन नहीं लड़ी, जो वो दरअसल जिस तरह से उन्होंने टिकट के बंटवारे किए, जिस तरह की उन्होंने सियासत की, उस सबको एक तरह से मुसलमान वोटर्स के ऊपर ये फोड़ रही हैं। और मुसलमान वोटर्स जो हैं वो किसी की जागीर नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी हो या कोई और पार्टी हो। वोटर उसी के साथ जाता है जहां उसे लगता है वो मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। और इस बार जब आप लड़ाई में थी ही नहीं तो आपको वोट मिलता कैसे? अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या कहेंगे आप? पॉलिटिक्स क्या है मायावती की जो कह रही हैं, जो बात हम जिस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? भाई, आप ब्राह्मणों की राजनीति करती रही, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला आप 2007 में आपके काम तो आ गया, लेकिन 2017 में, 2012 में और 2022 में काम नहीं आया। 10 साल से आप सत्ता से बाहर हैं और अब इस बार जब सत्ता से आप बाहर हुई हैं, उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश तक आप ये कह रही हैं कि मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, अगर मुसलमान साथ देते तो हम पश्चिम बंगाल वाली स्थिति यहां पैदा कर देते, उस इतिहास को दोहरा देते। क्या कहेंगे अमलेंदु उपाध्याय जी? देखिए राजीव जी, तो पश्चिम बंगाल वाली जो पैदा करने की बात है, तो अगर वो पश्चिम बंगाल वाली स्थिति पैदा होती तो अखिलेश यादव कर लेते, फिर चूंकि सारे मुसलमानों का वोट मिला है यादव को, नहीं कर पाए अखिलेश यादव भी। तो के पास ऐसे कौन सा था वो जिन्न था जो पश्चिम बंगाल वाली स्थिति पैदा करता, और बहन जी जो थी वो यहाँ सब मुसलमानों के वोट पे। बहन जी ये नहीं समझा पा रही है, तो या तो मेरी बुद्धि कम है या बहन जी की ज्यादा है, दोनों में से एक ही बात हो सकती है कि जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं बहन जी समझा नहीं पा रही। तो अब कैसा वो समीकरण है जिससे वो बहन जी थी वो जीत जाती और ऐसा हो जाता? बुशरा जी ने ठीक कहा कि भाई आपने जो 100-125 टिकट दिए पैसे लेकर के लिए, जो आरोप लगते हैं हमें नहीं पता पैसे लिए नहीं दिए, हो सकता है बहन जी ने धर्मार्थ खाते में लिए हों, इसीलिए दिया हो। मुसलमान ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीत करके आ गए, बहन जी मुसलमानों की सच्ची हितैषी हो, उनको विधायक बनाना चाहती हो, खुद मुख्यमंत्री बनना चाहती हो, लेकिन चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान जो विधायक बन करके आ जाए, इसलिए भी बहन जी ने इतने सारे टिकट दिए होंगे, इसलिए बहन जी कर। तो लेकिन सवाल ये है कि मुसलमान आपको वोट, सवाल ये है भाई कोई कारण तो होना चाहिए ना कि आपको वोट दे। आप अयोध्या से शुरुआत करेंगी राम मंदिर बनवाने के लिए, काशीराम जी का बयान तैरता रहेगा कि जहां बाबरी मस्जिद है वहां वो जो है वो शौचालय बनवाना चाहते थे, उसके बाद भी अगर मुसलमानों ने आपको वोट दिया है लंबे समय तक, और फिर आप कहती हैं कि आपका वीडियो चल रहा था पूरे चुनाव में कि मुसलमान तो कट्टरपंथियों को वोट देता है और हमने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर कराया। आपके ही तमाम वक्तव्य जो थे वो तैर रहे थे कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भाजपा के साथ चले जाएंगे, बहन जी के ये बयान थे। तो मुसलमान आपको वोट क्यों देता, सवाल ये है। इसलिए कि आप राम मंदिर बनवाएंगी बहुत भव्य तरीके से, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अच्छा आप राम मंदिर बनवा देंगी, मुसलमान इसलिए आपको वोट देता? बहन जी को स्पष्ट करना चाहिए मुसलमान आपको वोट क्यों देता। दूसरी बात यह कि बहन जी के कुल मिला के राजनीति जो है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि बहन जी अब जयललिता का हश्र नहीं चाहती हैं अपना, या लालू प्रसाद यादव जैसी स्थिति नहीं चाहती हैं। जिस तरीके से उनके ऊपर आयसदिक संपत्ति की और तमाम तरीके के जिस तरीके से मुकदमात हैं, उन सब में बहन जी बुरी तरह हुई हैं। और देखिए इनाम मिलता है, ऐसा नहीं, देखिए जिन लोगों के पार है वो तुरंत हिसाब किताब चुकता करते हैं, जो डील हुई वो उस डील का करते हैं। जब आप जयललिता और लालू यादव का नाम ले रहे हैं तो एक बात और जोड़ दीजिए इसमें कि बहन जी को लेकर ये बात भी तो कहा जा रहा है कि अभी जो जून जुलाई में जो राष्ट्रपति का इलेक्शन है, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर भी की जो कुर्सी है उस पर भी नजरें टिकी हुई हैं, ये भी कहा जा रहा है। तो हश्र लालू यादव या जयललिता वाली नहीं, यहाँ राष्ट्रपति भवन में भी बैठाई जा सकती है, ये भी हो सकता है ना। वही मैं कह रहा हूँ राजीव, कब नहीं चाहती थी इसलिए उन्होंने अच्छा रास्ता चुना है। मैं तो बधाई दे रहा हूँ। जोड़ना चाहती है अमलेंदु जी, बुशरा जी भी कुछ जोड़ना चाहती हैं? जी, मैं कह रही थी कि अमित शाह एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और आपने सुना होगा वो वाहिद ऐसी नेता थी जिनके बारे में उन्होंने तारीफ की अमित शाह ने, बिल्कुल बीच जब इलेक्शन चल रहा था। जो एक तरह से आप ये देखें कि जो दो सबसे बड़ी पार्टी प्रदेश की, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, उसमें से बीएसपी की वो तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं उनकी सियासत जो है वो खत्म नहीं हुई है, वो सीटें जीतेंगी। मुझे ऐसा लगता है कितनी जीतेंगी ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो जीतेंगी और वो खात्मे पर हैं या वो साइडलाइन हो रही हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। इसके अलावा बताइए कि कौन सा ऐसा लीडर है जिसकी तारीफ जो है अमित शाह ने की हो। जी अमलेंदु जी। जी बिल्कुल जी। तो देखिए मैं इसीलिए बधाई दे रहा हूं बहन जी की, उन्होंने सही रास्ता चुना है।
उन्होंने जयललिता वाला हर्ष ना चुन करके उन्होंने अच्छा रास्ता है। और मुझे जैसे मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों से डील हुई होगी, जो भी डील हुई हो उनकी, वो चाहे राष्ट्रपति बनाने की हो, चाहे उपराष्ट्रपति बनाने की हो, जो भी हो, मुकदमे वापस लेने की हो, मुकदमों में बरी कराने की हो, जो भी कुछ हो, मतलब जो भी डील हुई हो, जिन लोगों से डील हुई है, देखिए उनके खून में व्यापार है, वो व्यापार में खोट नहीं करते हैं राजीव जी। उनकी एक बड़ी खासियत है, वो जिससे जो डील करते हैं उस डील को पूरा करते हैं। डील अब लग रहा है कि कुछ ना कुछ डील हुई थी, क्योंकि 12 मार्च की खबर है कि कर्नाटक में बहन जी के ऊपर, सतीश चंद्र मिश्रा के ऊपर एक आपराधिक मुकदमा था, बहन जी उसमें बरी हो गई है। 12 मार्च की खबर आई, 10 मार्च को चुनाव परिणाम आया है, 12 मार्च को जो ये खबर आई है, हाईकोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। अब ये एक तरीके से प्रक्रिया तो अदालती है, लोग कह सकते हैं इसमें अदालत ने किया है, इसमें भाजपा क्या कर सकती है, सरकार क्या कर सकती है, लेकिन समझने वाले समझते हैं कि आजकल बहुत से फैसले किस तरीके से आते हैं। अदालतें जो फैसला देती है वो जांच प्रक्रिया भी तो होती है ना, उसके आधार पर भी तो अदालतें फैसला देती हैं। जब जांच हो गई, कुछ नहीं पहुंचेगी, तो अदालत कहां से आपको फांसी चढ़ा देगी भाई। तो ये चीजें जो होती है, इसी तरीके से राजस्थान के चुनाव के बाद हुआ था राजीव जी। बहन जी के ऊपर से उत्तर प्रदेश में सरकार गई थी हाईकोर्ट में और जाकर कह दिया नहीं, इनके कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं बनता है, हम वापस लेते हैं मुकदमा। तो ये कुल मिला के जो स्थिति है, मुझको लगता है कि अच्छी डील जो भी हुई होगी वो डील हुई है। अब बहन जी को भी उसको नहीं बताना चाहिए कि वो डील पूरी नहीं हो जाए, क्योंकि अगर पहले बता दिया तो वो डील में खटाई में पड़ सकती है। तो वो जब तक राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक इस डील पे संशय बरकरार रहना चाहिए। और बहन जी जो है लगातार, मुझे लगता है हर तीसरे दिन उनको मुसलमानों को गरियाना चाहिए, ये उनका परम कर्तव्य है। 2017 के चुनाव में भी बहन जी जो थी, वो लगातार जो थी वो कहती नहीं कि मुसलमानों हमको वोट दो, हमने इतने ज्यादा टिकट बांटे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हम हरा देंगे। नतीजा क्या आया? भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीती। आज बहन जी कुछ नहीं बोली है, बिना बोले बहन जी ने काम किया है। तो मुझे लगता है कि इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में अगर कोई खिलाड़ी है असली राजनीति का, तो बहन जी हैं। उन्होंने बिना कुछ बोले हुए बहुत बड़े काम कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी को उनको बधाई तो कम से कम खुले तौर पर देनी चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जिन लोगों के खून में व्यापार है, वो जो व्यापारिक डील करते हो, चाहे राजनीति में करें, चाहे व्यापार में करें, मित्रों के लिए है, देखिए मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। वो देश बेचना है, बेच रहे हैं, और खुलेआम बेच रहे हैं, ऐलान के साथ बेचेंगे, इतना बेच देंगे। तो जिनके खून में व्यापार है, उनकी बहन जी के साथ जो भी डील हुई है उसको पूरा करेंगे। मुझको ऐसा भरोसा, बहन जी को अग्रिम शुभकामनाएं राजीव जी। जी जी, अब आना चाहूंगा प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। आखिर पॉलिटिक्स क्या है मायावती की, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, और आप सुन ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ हो गया और कहा कुछ और जा रहा था, देखा कुछ और जा रहा था धरातल पर, जमीन पर, और रिजल्ट कुछ और आया। और उसमें 80 से ज्यादा सीटें हैं जहां पर बीजेपी 1000 या 2000 वोटों से के कम अंतर से जीती है। और इसमें कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा योगदान बीएसपी का भी है। एक तरफ 8 सीटों 10 सीटों को लेकर के AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की चर्चा तो हो रही है। 8-10 सीटों की बात क्या करें, 80-85 सीटों की बात अगर करें तो वहां मायावती की चर्चा भी हो रही है। लेकिन मायावती इन सब चीजों से इतर सीधा का सीधा ठीक रहा कि हमारी सरकार बन जाती अगर मुसलमान हमारे साथ होते। पॉलिटिक्स करेंगे ब्राह्मणों की, सवाल वही है कि पॉलिटिक्स आप तो शुरुआत से ब्राह्मणों को साधने की कर रहे थे, लेकिन यहां पर जब आपकी दाल नहीं गली तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और कह रहे हैं कि हम पश्चिम बंगाल वाली स्थिति यहां पर निर्मित कर देते या रिपीट कर देते। क्या कहेंगे आप पूरी पॉलिटिक्स पे, मायावती की पॉलिटिक्स पर, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी? राजीव जी, चुनाव के नतीजे बताते हैं कि सबसे बड़ी लूजर बीएसपी रही है, लेकिन मायावती शायद लूजर नहीं है। व्यक्तिगत रूप से वे लूजर नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों के, अपने शुभचिंतकों के वोट बीजेपी की तरफ जाने दिए। एक मराठी की कहावत है, दीपक जी बहुत अच्छे से जानते होंगे, कि किसी के लिए अपशकुन करना हो तो अपनी नाक काट के उसके सामने चले जाओ, ये उसका अपशकुन हो गया। तो मायावती ने यही काम किया, बीएसपी की नाक काट दी और लोगों के सामने पहुंच गई कि देखिए हमने तो बीजेपी के लिए कितना बड़ा अपशकुन कर दिया, देखिए हमें अगर मुसलमानों के वोट मिलते तो हम सरकार बना लेते। ये सारी बातें, एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी, अपना दल निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से पीछे चली गई, इसकी कल्पना किसी को भी नहीं थी, बाहर बैठे लोगों को भी नहीं थे। तो क्या मायावती को उसका अंदाज नहीं हुआ होगा? जो महिला, जो नेता 4 बार अपने बूते पर मुख्यमंत्री बनी, 2007 में तो वो
अपने आप बहुमत ले आई थी। तो ये बात कहना बड़ा अजीब लगता है कि मायावती ने कोई गलती रही उनकी या विश्वास रहा, उनको लगातार निष्क्रिय रही। और अमित शाह के बयान एक के बाद एक सुनिए। उन्होंने अभी बुशरा जी जिस इंटरव्यू का जिक्र करी थे वो इंटरव्यू भी बहुत मौजूद है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बारे में कुछ नहीं कहती कि बीएसपी क्या क्या गुल खिलाएगी, लेकिन हमें विश्वास है कि बीएसपी अच्छी पार्टी है और वो काफी वोट लेगी। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि बीएसपी कितनी सीटें ले आएगी, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बीएसपी अच्छे वोट ले सकती है। इसके बाद एक सभा में आम सभा में अमित शाह ने कहा कि बहन जी आप अपने घर से बाहर निकलिए, कहां आप चुनाव में नहीं आ रही हैं। तो एक तरह से उन्होंने ये इशारा भी किया कि देखिए बहन जी नहीं है और बहन जी निष्क्रिय हैं। जिस तरह के आरोप बीएसपी पर लगते रहे हैं, टिकट बांटने के, टिकट बेचने के, ये बड़े गंभीर आरोप हैं। और कहा जा सकता है कि निश्चित ही कोई डील है, डील कानूनी दांवपेच से बचाने के लिए भी हो सकती है और कोई लालच भी हो सकता है। पर यह किसी को आशा नहीं थी कि एक पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, उसका वोट प्रतिशत इतना घटेगा और वो सारा का सारा वोट प्रतिशत सीधा बीजेपी के खाते में जाएगा। क्योंकि सपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है, वोटों की अगर तुलना करें सपा की सीटें भी बढ़ी है, लेकिन बीजेपी को जो वोट गया है वो बीएसपी की तरफ से गया। तो बड़ी चिंता की बात है कि किस तरह उन्होंने गठजोड़ किया और किस तरह उसे अंजाम दिया। राजीव जी, आपने जिस कहानी से अपनी बात की शुरुआत की, मराठी की कहानी के नाक कटा करके किसी के आगे चले जाओ, बिल्कुल। और ये अगर कहें जो एक सीट है बीएसपी की, वो सीट भी अपने दम पर, जिस महाशय ने वो सीट जीती है उनको बहुत नजदीक से मैं जानता हूं, और वो किसी भी पार्टी में रहें वो जीत कर आएंगे। वो उनकी अपनी जीत है, उनकी पार्टी की जीत नहीं है। ये मैं दावे के साथ इस खुले मंच पे बोल रहा हूं। जो एक सीट बीजेपी की आई है, यानी साफ है कि बीजेपी का सूपड़ा साफ, जीरो, बिल्कुल जीरो। ये एक सीट बीजेपी के खाते में आ गई है, क्योंकि जिस आदमी ने, जिस विधायक ने, ये जिस प्रत्याशी ने जीती है वो सीट, वो अपने दम पर जीत के आए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बहुत सालों से उनको जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ मायावती जी जो नाक कटा करके, जो कहा जाए तो सीधे शब्दों में अपनी पार्टी की नाक कटा करके आप बीजेपी का भला करने की कोशिश तो कर रही थी या कर रही हैं, लेकिन इससे आपका भला शायद हो जाए, लेकिन आपके जो चाहने वाले लोग हैं, इतना बड़ा तबका है, इतना बड़ा वोट बैंक आपके साथ रहा है, जो ब्लाइंडली आपको सपोर्ट करता रहा है, उनके बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? जब आप जन नेता बनते हैं तो जन नेता का मतलब ही यही होता है कि आप जनता के लिए, और इस पॉलिटिक्स के साथ साथ अगर हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र की बात करें तो वहां भी वही बात आती है, यहीं से शुरुआत होती है। लेकिन आपने किया क्या और आखिर आगे क्या है, इनका भविष्य क्या है, ये समझने की, पॉलिटिक्स और भविष्य जरा बताइए। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आप किस नजरिए से देखते हैं इस पूरी राजनीति को, मायावती की राजनीति को? देखिए राजीव जी, 50-55 साल पहले मुक्ति बोध जी ने कविता लिखी थी जिसमें एक लाइन आई थी, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। तो पिछले 50 सालों से जो सवाल है ये आज एक और नए स्वरूप में खड़ा हो गया है। दरअसल देखिए, मायावती जी एक तो विलंब से भंडारे में पहुंची, जब तक पहुंची तब तक पूड़ियां खत्म हो गई थी, और जब बाहर निकली तो देखा कि चप्पलें भी गायब है। लेकिन ये कोई अनायास नहीं हुआ, वो जानबूझकर भंडारे में देरी से पहुंचे ताकि उनके पहुंचते पहुंचते पूड़ियां जो है खत्म हो जाए, और जानबूझकर इस तरीके से उन्होंने अपनी चप्पलें बाहर छोड़ी कि वो चोरी हो जाए। लेकिन उन्हें अपने कैडर को जो एड्रेस करना है, उनको भी एक बताना है कि भाई मैंने कोई इस तरीके से जानबूझकर न तो पूड़ियां खत्म होने के बाद पहुंची हूं और न ही मैंने चप्पल जानबूझकर गंवाई है। तो एक औपचारिकता के लिए उन्होंने मंथन तो रखा, लेकिन उस मंथन में सोनिया गांधी जैसी बात नहीं थी जिन्होंने सीधे सीधे ऑफर किया कि अगर आपको लगता है कि हमारे कारण पार्टी हारी है तो हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। अगर मायावती के वाकई वो निर्दोष होती, निर्मल मन से हार जीत चलती है, हारती है पार्टियां, अगर उनकी हार जो है वास्तविकता पर आधारित रहती और कोई डिजाइन नहीं रहती उनके अपने द्वारा, तो हम मान सकते थे। उनका कैडर भी शायद, उनका कैडर जो है उनके प्रति इतना कटिबद्ध है कि शायद वो भी मान लेता। लेकिन अब मुस्लिम की जो बात है कि मुस्लिम आपके पास क्यों आए, इसका उत्तर तो
बुशा जी ने भी दे दिया, मेरे भी दिमाग में था कि डॉक्टर कफील जैसे आदमी के साथ अखलाक के बारे में, ऐसे बहुत सारे नागरिकता कानून को लेके ऐसे दमन और उत्पीड़न जो मुस्लिमों का हुआ, उसमें कहीं भी मायावती नहीं थी। और मायावती इसलिए भी नहीं थी क्योंकि उनके अपने समाज के लोगों का जो उत्पीड़न हुआ, जब वो उसी में नहीं थी तो मुस्लिमों के साथ क्या होती है। दरअसल कुछ दिन पहले भी मैंने इस तरीके का एक शक जाहिर किया था कि ऐसा लगता है कि मायावती ने बहुत बड़ी कोई की है। अगर ऐसा है तो देखिए कुछ वजह है। अगर हम इसकी शुरुआत करें कि महाराष्ट्र से जो है दलित आंदोलन फिर से रिवाइव हुआ, कम से कम शाहू जी महाराज और महात्मा फुले के बाद एक लंबे अरसे के बाद जो गैप था, मराठी में तो दलित विपक्ष जारी रहा, वहां की राजनीति में भी सक्रिय था, लेकिन हिंदी बेल्ट में उसको फिर से रिवाइव करने और इम्प्लीमेंट करने का काम काशीराम ने किया था। तो काशीराम के सपने को जो पूरा करने की जो प्रमुख जिम्मेदारी थी वो मायावती पे थी। अब देखिए कितने दुर्दिन आ गए हैं कि हमारे जैसे लोग जो एक समता मूलक समाज की कल्पना करते हैं और हम चाहते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म हो, जाति प्रथा खत्म हो, सामाजिक सांप्रदायिक एकता हो, हमें ज्यादा चिंता है स्वयं मायावती की है। तो मायावती जो है इस समय जिस हिसाब से नोटों के घेर पर बैठी, उन्हें माया प्रिय है, तो माया जो प्रिय है तो मायावती इस समय ये हो चुके हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि कम से कम रामदास आठवले और विलास पासवान मायावती की हम तुलना करें, और मायावती की पार्टी जिसकी अपनी सरकार थी, बाकी रामविलास पासवान या रामदास आठवले विभिन्न पार्टियों के साथ सरकारें बनाते रहे, उसमें शामिल होते रहे। इसलिए हम लोग की हमेशा आशा का केंद्र यह था कि मायावती जो खुद की सरकार चला सकती है, बना सकती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर सबसे ज्यादा जाति व्यवस्था है, लेकिन वहां पर मायावती ने, तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति के अंदर का जो संपूर्ण दलित विमर्श है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कील ठोक दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये डील क्यों हुई थी, इसका जो है हमें उत्तर जो है कुछ समय के बाद सामने आएगा। और फिर मुझे लगता है कि उनके अपने कैडर को पूछना चाहिए कि मायावती बहन जी, आपकी पॉलिटिक्स क्या है। मायावती की पॉलिटिक्स को समझना बहुत जरूरी है। मायावती की पॉलिटिक्स जो है सवर्णों द्वारा तमाम तरह के आंदोलनों को जो खा जाने की जो शक्ति है वो सामने दिख रही है। दलित विमर्श अगर मायावती के साथ खत्म हो गया तो मुझे ऐसा लगता है अगले कई सालों तक, कई वर्षों तक, शायद सदियों के बाद हम दलितों को इसी उत्पीड़न और प्रताड़ना में देखेंगे। ये मेरा सबसे बड़ा डर है। मुझे मायावती की चिंता नहीं, मुझे बसपा की भी चिंता नहीं, मुझे चिंता इस बात की है कि अंततः अब देखिए जिस तरीके से शक्तिशाली होकर योगी जी आए हैं, और शायद इसका रिफ्लेक्शन हमें 2024 में भी दिख सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का ही जो हवा है वो दिल्ली तक जाती है। अगर इस तरीके से पूरे देश में वापस मनुवादियों का कब्जा हुआ तो दलित कहां जाएंगे हम नहीं जानते। तो ये ज्यादा चिंता की बात है। राजीव जी सही कह रहे हैं, और उसके लिए तो नई फिल्म आ ही गई है, वो फिल्म देखने की सलाह दे रहे हैं सब लोग, अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश जी, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर, एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है और जिसको लेकर के चिंता जाहिर कर रहे हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने भी उस पर इशारा किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि दलित विमर्श की बात कांसीराम जी के बाद मायावती जी ने उनकी विरासत को संभाला, आगे बढ़ाया, और अब इस चुनाव के बाद ऐसा दिख रहा है, जो उमाशंकर सिंह जी की बात मैं कर रहा था, बलिया से जो जीत करके आए हैं, उनके अलावा, और वो भी उनकी पार्टी में चुकी हैं, उनका अपना बिजनेस है, अपना रुतबा है, उस हिसाब से वो वहां पर जीतते हैं अपने एरिया में। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उनको, मैं जानता हूं। लेकिन अगर देखा जाए तो बसपा आज की तारीख में सीधे शब्दों में कहें तो जीरो है। 12.7% मत लेने के बाद भी जो 17 से 20% कोर वोटर्स होते थे, वहां भी डेंट है। और ये डेंट सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, आपके कोर वोटर्स भी चले गए हैं, और वो वोटर्स बहुत हद तक बीजेपी की तरफ न इस चुनाव में बल्कि पिछले चुनाव से शिफ्ट होने लगे हैं। और आपको याद होगा, हम लोग इसी मंच पे चर्चा कर भी रहे थे, जय श्री राम का नारा लगाने से लेकर के कांवड़ यात्राओं में बड़ी संख्या में निकलने वाले जो लोग हैं, उसमें इस वोटर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। इनकी चिंता न करके मुसलमानों के ऊपर ठीकरा फोड़ना,
ये कितना उचित है और इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, जरा आप क्या समझते हैं, जरा बताइए। आपने पहले अपने वक्तव्य में भी बहुत सारी बातें रखी हैं, लेकिन उसको और थोड़ा ओपन करने की कोशिश आपके थ्रू मैं चाहता हूं, क्योंकि आप धरातल पर, जमीन पर देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। मैं जो इशारा कर रहा हूं, जो धार्मिक उन्माद की बात हो रही है, जब यहां पर शाहीन बाग जैसे आंदोलन खड़े हुए, उस समय आप आकर के खड़ी नहीं हुई, दो शब्द आपने नहीं कहे। जब दलित महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हुई, तब आपकी आवाज जो है दबी हुई थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बोली ही नहीं, लेकिन वहां पर दिखाई, अगर किसी ने कोई दिखा तो वो कांग्रेस की नेत्री दिखी, लेकिन वहां भी आप नहीं थी। और अब आगे 2024 है, उससे पहले बहुत कुछ होना बाकी है, और वैसे समय में आप जो ठीकरा फोड़ रही हैं, वो उस पॉलिटिक्स को क्या हम, आप और हमारे आप जैसे हजारों लोग जो पढ़े लिखे ना हो, महामूर्ख हो, लेकिन फिर भी समझते हैं इस पॉलिटिक्स को। एक एक इंसान जो सड़क के किनारे सोता है, यानी कि जो रेहड़ी पटरी वाला है या वहीं फुटपाथ पर रात बिताता है, वो भी जानता है कि इस देश में पॉलिटिक्स कैसी है। और उसमें अब जब ऐसी बातें आएंगी ओम प्रकाश जी, तो इस पॉलिटिक्स को तो लोग समझेंगे ही। क्या कुछ कहते हैं उनके बारे में, जरा जमीनी हकीकत बताइए। देखिए राजीव जी, ये जो मुसलमानों की बात है, ये तो खींच मिटाने का एक तरीका है और उनके ऊपर ब्लेम लगाने का, उससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं दीपक जी से सहमत हूं कि जो आगे की रणनीति है, जो दलित विमर्श की बात है, जो दलित के अंदर, जो मैं कह रहा था कि जो भूख काशीराम जी ने और अम्बेडकर जी ने पैदा की थी, उसको जो है लील लिया है भाजपा ने मायावती के रास्ते से, और वही लाके खड़ा कर दिया था जहां से वो मूवमेंट शुरू हुआ था। अयोध्या में जो परिक्रमाएं होती हैं, 5 कोसी 14 कोसी की जो परिक्रमाएं होती हैं, तो 5 कोसी जो परिक्रमा होती है, चूंकि छोटा उसका दायरा होता है, उसमें शहर के लोग रहते हैं, लेकिन जो 14 कोसी की परिक्रमा होती है, उसमें लाखों लोग आते हैं, और आप विश्वास मानिए कि उसमें से जो 80% लोग होते हैं वो दलित समुदाय के और पिछड़ी जातियों के लोग होते हैं, जो परिक्रमा करते हैं। मैं इस संदर्भ में कर रहा हूं कि उनकी धार्मिक भावना जो थी, उससे निकाल करके जो है उनके अंदर जागरूकता पैदा करके और सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर खड़ा करने की जो मुहिम थी काशीराम की, और बाद में उसको मायावती ने संभाला था। लेकिन मायावती जब भटकी और अपने में को देखने लगी, तो दलित समाज का कोई उन्होंने उपयोग किया। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि वो धार्मिक भावनाओं को फिर से जगा करके भारतीय जनता पार्टी ने, और जो सामाजिक स्तर था, वो सामाजिक स्तर को ऊंचे न उठने देने के लिए, चूंकि उनकी एक रणनीति है मनवाद की, और जो उनका संगठन है आरएसएस का, जो उनकी विचारधाराएं हैं, वो पुरानी की ही पुरानी है। उसमें कहीं भी समरसता की और एकरूपता की बात अगर कोई सोचे तो ये पूरी तरीके से बेईमानी है। तो वहां ला करके खड़ा कर दिया है। जैसे आप उमाशंकर सिंह की बात कर रहे थे कि वो अपने बल पर जीत गए, और ये सही बात भी है। मैं कुछ सीटों को बताऊं, जैसे कि जो हम लोग चर्चा कर रहे थे इलेक्शन के दौरान, तो सुल्तानपुर की सौली सीट, जहां पर मोनू सिंह लड़ रहे थे, बाहुबली जो है वो तीसरे नंबर पे चले गए, जबकि उनकी जीत तय मानी जा रही थी। बस्ती में जो है हरैया की सीट पर, जहां पर वो लड़ रहे थे राजकिशोर सिंह, जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं बसपा के, वो भी तीसरे नंबर पर चले गए। और वहां का उन लोगों का जो वोट मिला, जैसे बसपा की पहले रणनीति रहती थी, जो टिकट बेचती थी सरोड़ों की, 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ लेकर के, जो है वो भले आप उसको चंदे के नाम पर कह लें या जन्मदिन के नाम पर लिया जाता था। तो ये धारणा रहती थी कि भाई आप अपने सवर्ण जात का वोट ले आइए, 10-15 हजार, 20 हजार, 25-30 हजार हमारे पास है, और 40-45 हजार पे लोग विधायक हो जाया करते थे, जब सीधे सीधे लड़ाई नहीं हुआ करती थी। तो उन लोगों को जो इस बार मत मिला है, वो उनका तो मिला, लेकिन जो दलित समुदाय का वोट था जो है, वो भी वहां पर जो है खिसक करके जो है भारतीय जनता पार्टी को चला गया। और जो एकदम माना जा रहा था कि ये हरैया की सीट पर भारतीय जनता पार्टी कहीं लड़ाई में ही नहीं है और वो आश्चर्यजनक रूप से जीत जाती है। तो ये बदलाव तब हुआ था जब अमित शाह का, जैसे अभी बुशरा खानम जी कह रही थी कि अमित शाह का जब वो बयान आया मायावती को लेकर के कि निकलिए जो है, तो एक संदेश चला गया, और उनके कोऑर्डिनेटर्स भी निकले क्षेत्र में, और उन्होंने अपने लोगों के कान में फूके कि नहीं, हमारी लड़ाई तो अखिलेश के साथ है, और इनके गुंडे जो है ज्यादा परेशान करते हैं। ये फैलाया गया गांव-गांव में कि जब आप सड़क पे निकलते हैं या खेतों में जाते हैं, मजदूरी को जाते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा दबाने का काम जो करता है वो यादव जात करती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो प्रचार किया गया भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन ये पूरा का पूरा मूवमेंट जो है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मायावती ने बीजेपी का साथ दिया अपने बचाव के लिए, या आगे जैसे अभी आप कह रहे थे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, हालांकि वो बहुत दूर की कौड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों की हैसियत जानती है और उनकी हैसियत के अनुसार पद देती है और उनको शांत करती है।
लेकिन इस पूरे गेम में जो है मायावती ने दलित समुदाय का विश्वास खो दिया है और दलित वोटर्स इस पर विचार कर रहा है कि हमारी राह क्या होगी, हम किसके साथ जाएंगे, भाजपा के साथ जाएंगे, अब समाजवादी पार्टी के साथ, या उन ताकतों के साथ जाएंगे जो सामाजिक समरसता की बात करती हैं, जो दलित विमर्श की बात करती हैं। तो ये सवाल शुरू हो गया है और आज आपने इस पर चर्चा करके एक बढ़िया जो है वो माहौल भी मुझको लगता है कि जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उन तक ये बातें पहुंचेंगी। लेकिन कुल मिलाकर के जो पूरे परिप्रेक्ष्य में जिस पर आज हम डिबेट कर रहे हैं, ये निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि मायावती ने अपने दलित समाज, जो दलित विमर्श था, जो चेतना थी, जब तक सत्ता तो बनती बिगड़ती रहती, उसकी अलग बात है कि वोट आज यहाँ चला गया, कल वहां चला जाएगा, लेकिन जो चेतना जागृत करने का काशीराम जी ने किया था, उसको बेचने का, उसको मटिया मेट करने का काम मायावती जी की तरफ से हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी राजीव। बुशरा जी, क्या एक विश्वासघात है ये अपने वोटरों, अपने जो चाहने वाले लोग हैं उनके साथ, क्योंकि आप कर कुछ और रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं, और पिछले दिनों आपको भी याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान ये सुनने में आया था कि एक मैसेज ये चला गया है कि हमको भाजपा को नहीं बल्कि समाजवादी, जहां जहां समाजवादी हमारे कैंडिडेट कमजोर हैं, यानी बीएसपी के कैंडिडेट कमजोर हैं, समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भाजपा को वोट दे दो। ये एक मैसेज, ये पैगाम क्या कुछ कहता है? चुनाव बीत चुका है, रिजल्ट हम सबके सामने है, लेकिन उसके बाद भी जिस दलित चेतना की बात हो रही है, जिस ठीकरा फोड़ने, मुसलमानों के ऊपर ठीकरा फोड़ने की बात, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। इन सबसे इतर अगर मायावती जी आती हैं, कुछ कुछ मौके पर एक प्रेस रिलीज जारी करती हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी करती हैं, अपनी बात रखती हैं, एक एजेंसी को बुला करके, उनकी जब प्रेस ब्रीफिंग वैसी कुछ होती नहीं है, आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि एक एजेंसी को बैठाती हैं, वहां पर अपनी बात रिकॉर्ड करवाती हैं, उसको सर्कुलेट करवा दिया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, और प्रेस विज्ञप्ति जो है वही उनका पैगाम होता है। इस सब से क्या आज की राजनीति में, मैं आज के का जो दौर है, जिससे समाजवादी पार्टी भी दो चार हो रही है, कांग्रेस पार्टी भी दो चार हो रही है, कांग्रेस की कल बैठक हुई है, 5 घंटे मैराथन बैठक चली है इसी पर, और आगे भी चलने वाली है। लेकिन इस राजनीति में अगर मान लिया जाए कि बसपा ने भाजपा का साथ, बीजेपी का साथ दे दिया है, तो आगे क्या बसपा उठ के खड़ा हो पाएगी? बसपा जैसी एक बड़ी पार्टी जो अब शून्य पर सिमट गई है, शून्य मैं कह रहा हूं इसलिए क्योंकि जो एक कैंडिडेट जो जीत कर आए हैं उनको मैं इनका जीता हुआ नहीं मानता हूं, नाम जरूर है इसलिए कह रहा हूं, शून्य पर जो सिमट गई है, उसके बाद अब खड़ा होना उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है आपको? जमीनी हकीकत बहुत नजदीक से आप जानती हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी राजीव जी, जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया विश्वासघात, मैं वही कहूंगी कि दरअसल जो उनका कोर वोटर था उनके साथ उन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। जिस मायावती के चेहरे में वो अपनी जीत देखा करते थे, जहां उन्हें लगता था एक दलित औरत जो है वो एक चीफ मिनिस्टर तक बन सकती है, वो भी हमारे देश के सबसे बड़े राज्य की, उन्होंने उनके उस विश्वास को, वो जो सामाजिक लड़ाई थी, जो बराबरी की जो एक लड़ाई थी, जो लगातार दलित समाज लड़ता रहा है, उसके साथ उन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। आप ये देखिए कि मायावती एक ऐसा चेहरा जो एक कास्ट सिस्टम है उसको हराने के लिए वो लड़ी। मायावती वो चेहरा जो पहली दलित औरत जो है वो सीएम बनी, और आगे उनको देख के ये उम्मीद लगती थी कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में अगर वो वाकई में लड़ती तो हो सकता था वो देश की जो है वो पहली दलित पीएम भी बन जाती। लेकिन इन सारे ख्वाबों को, इन सारी उम्मीदों को, इस सारी लड़ाई को ही उन्होंने एक तरह से धराशाही कर दिया है, एक तरह से खत्म कर दिया है कि वो आकर अब 0 पर सिमट गई हैं। 12% उनका सिर्फ वोट परसेंटेज जो है आया है। छोटी छोटी जो पार्टियां थी, छोटे छोटे जो दल थे, वो उससे भी नीचे आकर खड़ी हो गई हैं। मायावती का अब तक का ये सबसे खराब, लोएस्ट जो है वो परफॉर्मेंस है। और ये आप मुसलमानों की बात तो मायावती छोड़ ही दें, जिनके नाम से वो पार्टी खड़ी की गई, काशीराम ने जिस तरह की पूरी लड़ाई लड़ी, जो सियासत की जिस जमीन पर मायावती ने फिर खेलना शुरू किया, उस सब को एक तरह से उन्होंने खत्म सा कर दिया है। आगे बहुत ज्यादा उम्मीदें नजर नहीं आती है क्योंकि मायावती अब लड़ना ही नहीं चाहती हैं।
आप मुझे बताइए लास्ट कौन सा इलेक्शन था मायावती का जहां आपने, ये वाला तो आप छोड़ ही दीजिए, लास्ट कौन सा इलेक्शन था मायावती को जहां पर आपने उनको सड़कों पर सीधा लोगों से संवाद करते हुए देखा, सीधा इस तरह से वो रैलियां करती हुई नजर आई। वो पहले भी उसी तरह से बड़े स्टेज पर एक दूर बिल्कुल खड़े होकर वो एक लिखा हुआ जो इनको मिलता है उसको पढ़कर बस वो चली जाती थी। तो मायावती तो कहीं रही ही नहीं, ना मीडिया में, सोशल मीडिया पर जब बहुत ज्यादा हंगामा हो किसी खबर को लेकर तो एक ट्वीट उनका आ जाता है, वो भी किसी और का लिखा हुआ। तो मायावती आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर जमीनी स्तर पर कहां आपको मायावती नजर आती हैं, कहां है उनकी वो सियासत जिसको इतनी लंबी लड़ाई के बाद खड़ा किया गया था। ये बेहद अफसोसनाक है, ये बेहद चिंताजनक है। जो उनका वोटर था वो ठगा सा महसूस कर रहा है और जो एक पोल्यूटेड माइंड जो बीजेपी ने जो तैयार किए हैं युवा हिंदू राष्ट्र के नाम पर या फिर एक खास तबके को नफरत के नाम पर जो खड़ा किया है वो कहीं ना कहीं बीएसपी से बिल्कुल अलग हो बीजेपी में जा रहा है। और बाकी जो कसर थी वो इस बार बीएसपी ने पूरी कर दी है, मायावती ने पूरी कर दी है कि जो उनका एक बड़ा बैंक है वो बीजेपी में जो है वो चला गया है, वो उनसे वापस आएगा ये अब कह पाना जो है वो बेहद मुश्किल है। आप ये देखें कि लड़ाई दलितों की मैं बात करूं या फिर हाथरस से लेकर उन्नाव बुलंदशहर में, वहां नजर कौन आया, वहां नजर आई कांग्रेस, वहां नजर आई प्रियंका गांधी। आप ये देखिए कि इस तरह की जो अभी फिलहाल की सियासत हो रही है उस सब में भी पंजाब में एक दलित चेहरा किसने दिया, कांग्रेस ने दिया, लेकिन हुआ क्या वो आपके सामने है। तो दरअसल अगर जमीन पर कोई लड़ता हुआ नजर आया वाकई में, जहां पर ये देखा जाता है कि शायद मायावती, वहां पर प्रियंका गांधी और कांग्रेस नजर आई, जहां लाठियां भी खाई उन्होंने, जहां पर जेल में भी जाना पड़ा और वो तमाम चीजें देखी गई। लेकिन मायावती तो कहीं पर थी ही नहीं, एक औरत होकर जहां पर दलित महिलाओं दलित बच्चों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, अगर आप वहां पर भी खड़ी नजर नहीं आ रही हैं, उनके घर जाकर आप बात नहीं कर रही तो आप कहां नजर आएंगी। तो मायावती ने तो एक तरह से वो ख्वाब, वो तमाम सपने जो देखे थे, वो जो एक तरह से सामाजिक बराबरी की लड़ाई में जो आगे बढ़ रहे थे उस सबको कहीं पीछे जो है वो धकेल दिया है। और वो कह रही थी मायावती कि दरअसल मुसलमान जो हैं वो दलित लीडरशिप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये वही मुसलमान है जिन्होंने मायावती को सर आंखों पर बिठाया है। आप ये बताइए कि मायावती जितनी बार जो है चीफ मिनिस्टर बनी है, क्या बिना मुसलमानों के वोट के वो बन गई हैं? ये उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। और आज जब उनके पास कुछ नहीं रहा या उन्होंने खुद अपने हाथों से उसे गवा दिया तो आज मुसलमानों पर ठीकरा फोड़ रही हैं और आज वो बात कर रही है कि मुसलमानों ने उनको जो है वो वोट नहीं किया। दरअसल उनसे पूछा जाना चाहिए जो इतनी लंबी लड़ाई के बाद जो पूरी सियासत खड़ी की गई थी वो आकर उसको उन्होंने पूरी तरीके से निस्त नाबूद कर दिया है और एक तरह से बहुत बड़ा विश्वासघात अपने कोर वोटर के साथ उन्होंने किया है। अब वो कोर वोटर जो है वो एक तरह की कंफ्यूजन जो है वो स्टेट में है कि अब वो आगे किसको अपना लीडर माने, किसको अपना चेहरा माने। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर हम चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं तो चंद्रशेखर आजाद अभी उस तरह से मजबूत नहीं है, वो कभी नजर आते हैं कभी नजर नहीं आते, अभी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो उस तरह से नहीं हुई है, अभी उस तरह से उनको सीरियसली नहीं लिया जाता है। दलित लीडरशिप की बात कर रही थी कि दलित लीडर को एक्सेप्ट नहीं करेगा मुसलमान। तो उनको ये भी मैं याद दिलाना चाहूंगी कि चंद्रशेखर आजादी थे जिन्हें दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर संविधान हाथ में लेकर वो खड़े थे और हजारों मुसलमान जो हैं उन्होंने चारों तरफ से उनको घेरा हुआ था और जितने सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में जहां जहां चंद्रशेखर गए मुसलमानों ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया और एक तरह से हीरो बनाया। तो उन पर इस तरह का इल्जाम लगाना जाहिर सी बात है ये मुसलमानों के लिए भी तकलीफदेह है, मुसलमानों के लिए तकलीफदेह है। लेकिन क्या अमलेंदु जी, अब हालांकि समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी चाहूंगा आप तीनों से एक सवाल एक ही कि क्या मुसलमानों के सिर पर ठीकरा फोड़ के जो दलित वोटर्स हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही हैं मायावती, या दलित वोटर्स तो ऑलरेडी जा चुके हैं इनके हाथ से? क्या कुछ आप मानते हैं? देखिए राजीव जी, बहन जी असल में मुसलमानों को दोषी ठहरा के भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा और प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश कर, ना वो अपना वोटर बचा रही है, ना अपने वोटर को संतुष्ट कर रही है, ना किसी और को कुछ कर रही है। देखिए वोटर उनका स्वयं नहीं गया है,
वोटर को उनको भेजा गया है। और जैसा ओम प्रकाश जी बता रहे थे कि उनके कोऑर्डिनेटर्स ने बाकायदा जमीनी स्तर पर जाकर के भेजा है, और हर चुनावी चरण में आखिरी रात में जो है वो सब चीजें पलटी हैं। क्योंकि हम लोगों ने भी जमीन पे देखा जिस तरह की थी सरकार को लेकर, वो दलित मतदाता थी। ऐसा नहीं था वो दलित मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और बहन जी से नाराज थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आखिरी समय में जिस तरीके से सारी चीजें हुई वो सब हुआ, इस तरीके से भारत पार्टी की बहन जी मदद कर रही है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहन जी लगातार इस तरीके से एजेंडा चलाती रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जाकर के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में मदद मिले। 2017 में भी उत्तर प्रदेश चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बहन जी का किया हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने उससे लाभ उठाया। अब बहन जी जो कर रही है, मुझे लगता है कि पूरे 2024 के चुनाव तक जो है इस मान को टारगेट किया जाता रहे। भारतीय नहीं है मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, बहन जी उसकी एक नई प्लेयर है, और कोई मिलाकर के वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करती दिख रही है। इसके अलावा और कोई उद्देश्य मुझे राजीव जी मालूम नहीं पड़ता है। बाकी बहन जी हैं, कुछ भी कर सकती हैं, बताएंगी क्या है उनकी जी। राजीव डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप क्या कहेंगे? क्या मुसलमानों के सिर पर ठीकरा फोड़ के क्या दलित वोटर्स को बचाने की कोशिश, जबकि एक बहुत बड़ा तबका ऑलरेडी जा चुका है? जिस जाटा वोट बैंक की बात करती हैं उसमें भी सेंध लग चुका है। बहन जी ये बताने की कोशिश कर रही है कि मुसलमान वोटर जो है विश्वसनीय नहीं है। एक तरह से वो बीजेपी की मदद कर रही है ये बात करके, इस तरह के बयान देने के। उन्होंने जब तक उनके अच्छा कार्यकाल रहा वो काशीराम जी की छत्र छाया में ही अच्छी रही। फिर 3 बार वो बीजेपी के साथ उनके कंधे पे चढ़ के 3 बार बीजेपी कंधे पर चढ़कर मुख्यमंत्री बनी है। तो पुराना अलाइज है, उसको तोड़ना आसान उन्हें नहीं लगता। उन्होंने एक बार बीजेपी को गच्चा भी दिया, लेकिन फिर भी बीजेपी उनसे गलबैया करने के लिए करीब आती है। एक बात मुझे लगती है कि जब मुख्यमंत्री थी मायावती जी, तो उन्होंने महिलाओं के लिए काफी अच्छे काम किए। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो अच्छे कार्य किए वो उसे भुना सकती थी, लेकिन उन्होंने उसे नहीं भुनाया। और ये उनकी नाकामी कि उसको भुनाने के बजाय वे ठीकरा कहीं और फोड़ रही है। राजीव जी। डॉक्टर दीपक पाचपोर, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कहा गया कि भाई दलित और मुस्लिम को वो टारगेट कर रही है कि इन्होंने वोट नहीं दिया, उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन इसके पीछे जो बड़ा नुकसान जो मैं देख रहा हूं वो एक और बहुत बड़ा वर्ग खोने जा रही है, और वो वर्ग है भारत का वैचारिक और बौद्धिक जगत। भारत का जो लेखक, पत्रकार, प्रगतिशील, ये जो सारा का सारा समाज है, ये हमेशा दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ रहा है। अगर इस तरीके से मायावती को फिर भी एक आशा का केंद्र हमेशा से रही थी हम सब के लिए, हमको लगता था कि कभी ना कभी मायावती जो है सही मायनों में का प्रतिनिधित्व करेंगे और एक अच्छा शासन दे सकेंगे, जहां समतामूलक समाज कम से कम उत्तर प्रदेश से तो उसकी शुरुआत हो। दूसरा मुझे ऐसा जो एक छोटा सा पुराना पॉइंट है कि समाजवादी पार्टी को इसलिए उन्होंने न देके भारतीय जनता पार्टी को चुना, क्योंकि अगर वो सपा को सपोर्ट करती है तो शायद अगले दिन से उनके ईडी और सीबीआई के छापे शुरू हो जाते हैं। सपा के हारने या उत्तर प्रदेश में जीतने का फायदा उनको ये मिल रहा है कि अब वो बिल्कुल सुरक्षित है, और आगे भी उन्हें काफी कुछ इसका इनाम, उपहार जो है, पुरस्कार मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान जो है उन्होंने विश्वासघात केवल दलितों के साथ नहीं किया, मुस्लिमों के साथ नहीं किया, लगता है पूरे के पूरे भारत की जो प्रगतिशील चेतना है, दलित चेतना है, इसके साथ भी किया है। राजीव जी। बिल्कुल, बहुत सारी बातें और मायावती को लेकर के चर्चा हम करते रहेंगे। मायावती की पॉलिटिक्स और खासकर दलित विमर्श की जब भी बात आएगी और अल्पसंख्यकों की बात जब भी आएगी तो चर्चा के केंद्र में मायावती खुद ब खुद आ जाएंगी, ये आप तय मानिए। और इसलिए आने वाले समय में भी हम मायावती पर चर्चा करते रहेंगे। एक साथी हमारे लिख रहे हैं, अफरोज आलम लिख रहे हैं कि सर मायावती ने खुद को बचाने के लिए बीजेपी का साथ दिया और अपने समाज को धोखा दिया, और अब अपनी हार का ठीकरा मुसलमानों पर, मुस्लिम्स पर फोड़ रही हैं। मुस्लिम मायावती का जार खरीद गुलाम नहीं है कह रहे हैं अफरोज आलम। ऐसे बहुत सारे साथी लगातार जुड़े हुए हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। दोस्तों, बस 5 मिनट के बाद हम आपके सामने आएंगे और चर्चा करेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव को हराने के लिए साजिश रची गई थी। कुछ प्रमाणों के साथ हम आपके बीच आएंगे थोड़ी देर बाद। बस जाते हैं और तुरंत आते हैं। बुशरा खानम जी और साथ में हमारे 4 साथी और खासकर प्रकाश हिंदुस्तानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और कुछ साथी और जुड़ेंगे हमारे साथ, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।